राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने करेंगे प्रेरक। इसको अभिप्रेरक भी बोलते हैं। इससे पहले अभिप्रेरणा देखा था। अभिप्रेरणा को मोटिवेशन बोलते हैं। प्रेरक है क्या? अभिप्रेरक देखो वैसे तो प्रेरक अति व्यापक शब्द है, यानी कि प्रेरक है जो अभिप्रेरक, यानी कि ये वह शक्ति है जो व्यक्ति को काम, जो कार्य है उसको करने के लिए व्यक्ति को जो प्रेरित करता है ना, वो ही प्रेरक है, अभिप्रेरक है। जो शक्ति तत्व तथा मूलभूत आधार व्यवहार का संचालन करते हैं उन्हें मनोवैज्ञानिक भाषा में भी प्रेरक या प्रेरक कहते हैं। यानी कि मान लो कोई इंसान है, उसको काम करने के लिए जो प्रेरित करता है वही तो अभिप्रेरक है। उसको काम करने के लिए, कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। और इसके अंतर्गत चालक और आवश्यकता, उद्दीपक, ये लक्ष्य है जो उद्दीपक है, जो चालक है, और जो नीड आवश्यकता है, ड्राइव, ये सारे आ जाते हैं। आवश्यकता, चालक, उद्दीपक, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं प्रेरक में। तो अभिप्रेरक के 3 कार्य हैं। यह कार्य का प्रारंभ करते हैं, यानी कि जो व्यक्ति को अगर प्रेरित कर रहा है अभिप्रेरक, तो काम का प्रारंभ करेंगे, तो कार्य का प्रारंभ करते हैं। क्रियाओं को गतिशील करते हैं, एक्टिव करते हैं। अगर बंदा प्रेरित हो रहा है, मान लो बंदे का जो लक्ष्य है उस तक पहुंचने के लिए बंदा वो प्रेरित हो रहा है, तो काम का प्रारंभ करेगा। क्रियाओं को गतिशील देते हैं। जब तक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती, क्रियाओं को एक निश्चित दिशा की ओर प्रेरित करता है। जब तक बंदा वो लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले, क्रियाओं को एक निश्चित दिशा की ओर वो प्रेरित करता रहेगा, हमको करता रहेगा। देखो प्रेरक मोटिव है, इसमें जो आवश्यकता है वो आवश्यकता को नीड बोलते हैं, चालक को ड्राइव बोलते हैं, और जो उद्दीपक, जो प्रोत्साहन है, इसको इंसेंटिव बोलते हैं। आवश्यकता क्या है? नीड, यानी कि आवश्यकता मान लो भोजन है, भोजन की आवश्यकता है, तो चालक क्या होगा? भूख होगी, भूख चालक होगी। और भोजन प्राप्ति, वो भोजन की अगर प्राप्ति हो जाती है वो क्या होता है? प्रोत्साहन होता है, उद्दीपक बोलते हैं उसको, लक्ष्य को प्राप्त करना। यानी कि भूख लगती है तो जो ड्राइव होता है, चालक है, वो ही क्या करता है, प्रोत्साहन, जो उद्दीपक है उसको प्राप्त करने के लिए ये सब करेगा। यानी कि जब भोजन की प्राप्ति हो जाती है तो वो लक्ष्य होता है, जिस चीज़ की अपने को आवश्यकता, मान लो भोजन की आवश्यकता है, तो ड्राइव जो चालक है वो भूख होती है, और उसको जो प्राप्त कर लेता है भोजन प्राप्ति, वो प्रोत्साहन, लक्ष्य होता है। नोट, वुडवर्थ ने अभिप्रेरक को निष्पत्ति योग्यता वह अभिप्रेरणा का योग कहा है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो जो प्रेरक है, इन प्रेरकों का वर्गीकरण, तो यहाँ पर अपने अभिप्रेरक है, इसका वर्गीकरण देखेंगे। तो एक बार ये देखो, अभिप्रेरक वह स्थिति है जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने के लिए निरंतर क्या करती है? प्रेरित करती है। यानी कि कोई व्यक्ति है, उसको कोई भी कार्य, उसको काम को करने के लिए निरंतर उसको प्रेरित करती है। और अभिप्रेरणा को उत्पन्न करने वाला कारक क्या कहलाता है? अभिप्रेरक या प्रेरणा कहलाता है। प्रेरक देखो जो आवश्यकताओं को प्रेरित करते हैं वो ही क्या कहलाते हैं? प्रेरक कहलाते हैं। प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक प्रेरक होता है, एक द्वितीयक प्रेरक होता है। अब देखो इसमें जो प्राथमिक प्रेरक है वो कौन से है, द्वितीयक प्रेरक कौन से, आगे वैसे देखेंगे इनको अच्छे से। एक बार यही देखो कि अभिप्रेरकों का जो वर्गीकरण है, जो प्रकार है, इन देखो, एक तो मेस्लो के अनुसार, एक थॉमसन के अनुसार, एक गेरेट के अनुसार। तो जो जन्मजात है ये प्राथमिक है इधर मेस्लो में। थॉमसन में जो स्वाभाविक प्रेरक है ये प्राथमिक है। जो जैविक और दैहिक प्रेरक है ये क्या है? प्राथमिक है। तो देखो मेस्लो के अनुसार है ये अभिप्रेरक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जन्मजात प्रेरक और एक अर्जित प्रेरक। जन्मजात कौन से होते हैं? जो कि स्वाभाविक होते हैं, जो कि सभी में ही होते हैं, चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, इनको प्राथमिक प्रेरक भी बोलते हैं। जैसे कि भूख हो गया, प्यास हो गया, नींद, मलमूत्र, ये सारे विश्राम, ये सब जन्मजात प्रेरक में आ जाते हैं, प्राथमिक होते हैं। अर्जित प्रेरक यानी कि जिनको ग्रहण किया जाता है वो अर्जित प्रेरक होते हैं। इनमें कौन से आते हैं? सत्ता आ जाता है, उपलब्धि सत्ता आ गया, अनुमोदन आ गया, जिज्ञासा, ये सारे अर्जित में आ जाते हैं। फिर थॉमसन के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ से सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेस्लो के अनुसार कौन से है, तो मेस्लो के अनुसार जन्मजात और अर्जित। इनको थोड़ा सा ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो। मेस्लो, मैं से या मेस्लो, और जय से जन्मजात, ऐसे अर्जित, 3 नाम आ रहे हैं, तो आप मज्जा याद करो। मैं से मेस्लो, ज म जा आ रख लेना पीछे, आ म जा आ। तो इस मैं से मेस्लो, जय से जन्मजात, ऐसे अर्जित, तीनों याद हो सकते हैं, मेस्लो, जन्मजात, अर्जित। फिर थॉमसन से आप ऐसे लो, थॉमसन नाम का कोई लड़का है, वो बड़ा ही शकी है। थॉमसन, सकी, थॉमसन कौन है? सकी। से स्वाभाविक, कैसे? कृत्रिम, ऐसे भी याद कर सकते हो। थॉमसन के अनुसार 2 स्वाभाविक प्रेरक और कृत्रिम प्रेरक।
यानी कि जो जन्मजात होते हैं वो स्वाभाविक प्रेरक होते हैं। यानी कि जैसे भूख नींद प्यास होगी, अर्जित प्रेरक होते हैं वो कृत्रिम प्रेरक ही होते हैं, यानी कि इनको ग्रहण किया जाता है। अर्जित कृत्रिम है और जन्मजात स्वाभाविक है, इनको ग्रहण किया जाता है। जैसे कि उपलब्धि हो गया, सत्ता हो गया, है ना। और गेरट के अनुसार देखो, गेरट के अनुसार ये तीन है। एक तो जैविक, जिसको दैहिक भी बोलते हैं, जैविक या दैहिक प्रेरक, एक सामाजिक प्रेरक और एक मनोवैज्ञानिक प्रेरक। तो गेरेट देखो, यहाँ गेरेट में भी तीन है, गेरेट है शब्द तो तीन, तो जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रेरक। तो ये तीनों आप अच्छे से देख लो, याद हो भी गए होंगे क्लास में भी। अब देखते हैं कि प्रेरक है वो दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक प्रेरक और द्वितीयक प्रेरक। तो अभी अपनों ने देखा कि प्राथमिक प्रेरक जो प्राइमरी मोटिव्स है वो प्राथमिक प्रेरक है। तो मेस्लो ने इन्हें जन्मजात प्रेरक, तो मैंने बताया था ना मेस्लो के अनुसार दो थे, जो कि मेस्लो के अनुसार एक जन्मजात था, एक कौन सा था, अर्जित था। तो प्राथमिक में आ जाता है मेस्लो का जन्मजात, और थॉमसन का जो स्वाभाविक था वो भी प्राथमिक में आ जाता है। तो देखो, प्राथमिक प्रेरक में मेस्लो ने इन्हें जन्मजात प्रेरक कहा है और इसी को ही थॉमसन ने स्वाभाविक प्रेरक कह दिया। जो जन्मजात प्रेरक होता है वो स्वाभाविक बोलते हैं उसको, स्वाभाविक प्रेरक। तो थॉमसन ने तो इसको स्वाभाविक प्रेरक बोल दिया और मेस्लो ने जन्मजात बोल दिया। और गेरट ने इन्हें क्या कह दिया, जैविक दैहिक प्रेरक कह दिया। ये प्राथमिक प्रेरक है सारे, जन्मजात और स्वाभाविक जैविक दैहिक। तो इसी को जन्मजात को ही थॉमसन ने स्वाभाविक प्रेरक कह दिया और इसी को ही जैविक दैहिक कह दिया गेरट ने। और इसे अनिवार्य प्रेरक भी कहते हैं क्योंकि ये जरूरी होते हैं, जैसे भूख प्यास नींद, ये अनिवार्य है, जरूरी है, इनके बिना जीवन कहते हैं ना अधूरा है। भूखे कितने दिन रह लेंगे, प्यासे कितने दिन रह लेंगे। तो भूख प्यास नींद मलमूत्र ये सब अनिवार्य प्रेरक है, ये प्राथमिक प्रेरक है। तो मेस्ले ने इनको जन्मजात प्रेरक बोल दिया, थॉमसन ने स्वाभाविक प्रेरक और गेरट ने इसको जैविक दैहिक बोल दिया। ऐसे प्रेरक जो अनिवार्य आवश्यकताओं को प्रेरित करता है वो प्राथमिक प्रेरक कहलाते हैं। और व्यक्ति में इनकी जो उपस्थिति होती है वो जन्मजात होती है, क्योंकि ये जन्म से होते हैं। छोटा बच्चा अगर शिशु है छोटा सा, तो भी उसको भूख लगेगी, प्यास लगेगी और मलमूत्र वो सब करेगा, है ना, छोटा बच्चा है। तो यह हमारी शारीरिक एवं जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसे आंतरिक या व्यक्तिगत प्रेरकों के नाम से जाना जाता है। ये आंतरिक होती है, व्यक्तिगत प्रेरक होते हैं, इनको आंतरिक या व्यक्तिगत प्रेरक के नाम से जाना जाता है। जिसे भूख प्यास नींद मलमूत्र त्याग काम विश्राम। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, नॉर्मली है, वैसे एक बार समझ में आ गया तो कुछ ऐसा नहीं है। फिर द्वितीय प्रेरक जो सेकेंडरी मोटिव्स है, द्वितीय प्रेरक, इन अभिप्रेरकों का अस्तित्व जन्म से नहीं होता है, क्योंकि जन्म से नहीं होता, ये जन्म से ही होता है। बच्चा है तो उसको भी भूख लगेगी, प्यास लगेगी, मलमूत्र सब करेगा। अगर द्वितीयक प्रेरक की बात करें तो इनको ग्रहण किया जाता है, जन्म से नहीं होता। जो उपलब्धि है वो प्राप्त की जाती है, सत्ता प्राप्त की जाती है। तो इस अभिप्रेरकों का अस्तित्व जन्म से नहीं होता, बल्कि सीखा या उपार्जित किया जाता है, सीखा जाता है, अर्जित किया जाता है, उपार्जित यानी कि ग्रहण किया जाता है। हम इनकी पूर्ति के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, हम इनकी पूर्ति के बिना जीवित रह सकते हैं क्योंकि ये अनिवार्य नहीं है, और इनके बिना जीवित नहीं रह सकते, इनके बिना जीवित रह सकते हैं। ऐसे प्रेरक जो गैर अनिवार्य आवश्यकताओं को प्रेरित करते हैं वो उद्दीपक प्रेरक, द्वितीयक प्रेरक कहलाते हैं। और इसे बाह्य सामाजिक प्रेरक के नाम जाना जाता है क्योंकि इनको ग्रहण करते हैं बाहर से, सामाजिक समाज से रह करके कहीं बाहर से, तो बाह्य सामाजिक प्रेरक के नाम से जाना जाता है। और ये होते हैं आंतरिक, इधर वाले आंतरिक हो गए, आंतरिक बोल देते हैं इनको, या व्यक्तिगत बोल देते हैं। तो आंतरिक या व्यक्तिगत प्रेरक, इनको बाह्य या सामाजिक प्रेरक बोल देते हैं। जैसे उपलब्धि हो गई, सत्ता होगी, अनुमोदन हो गया, जिज्ञासा, अन्वेषण, ये सारे ग्रहण किए जाते हैं। तो द्वितीयक प्रेरक हो गए। अब देखो कि अभिप्रेरणा इसके प्रकार, एक तो देखो सकारात्मक, एक जो नकारात्मक होता है। सकारात्मक को क्या बोलते हैं, आंतरिक बोलते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा है। सकारात्मक अभिप्रेरणा या प्राकृतिक भी बोल देते हैं। जो नकारात्मक है इसको बाह्य भी बोल देते हैं अभिप्रेरणा, या कृत्रिम भी बोल जाता है, जो अर्जित किया जाता है। ये वही चीजें हैं कि सकारात्मक या आंतरिक या प्राकृतिक ऐसी अभिप्रेरणा जो स्वयं से प्रेरित होती है, खुद से स्वयं से प्रेरित होती है, और यानी कि जो मन की खुशी के लिए व्यक्ति काम करता है वो होता है, ये स्थायी अभिप्रेरणा होती है। नकारात्मक होती है जो बाह्य अभिप्रेरणा, इसको कृत्रिम बोलते हैं, अर्जित ग्रहण किया जाता है। किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से न करके, खुद की इच्छा से न करके, किसी दूसरे की इच्छा से या बाह्य प्रभाव के कारण करता है। जैसे निंदा होगी, प्रशंसा होगी, पुरस्कार हो गया, प्रतिद्वंदिता हो गई। यानी कि कोई व्यक्ति है वो खुद किसी काम को स्वयं की इच्छा से न करके, यानी कि अगर दंड से डरता है, निंदा से, हमारी निंदा ना हो, तो दूसरों की इच्छा से या बाह्य प्रभाव के दबाव उसके कारण करता है, प्रशंसा पुरस्कार प्रतिनिधिता, तो वो हो जाती है नकारात्मक बाह्य अभिप्रेरणा।
इसमें पुरस्कार, सम्मान, ये दिनचर्या सब चलाने के लिए किया जाता है जो काम। फिर अभिप्रेरणा का वर्गीकरण अभी पढ़ के ही आए हैं। मेस्लो के अनुसार देखो 2 प्रकार के होते हैं, जन्मजात अभिप्रेरणा, अर्जित प्रेरणा। ये प्राथमिक है जन्मजात अभिप्रेरणा, इसको ही थॉमसन ने स्वाभाविक अभिप्रेरक बोल दिया, और इसको ही जन्मजात अभिप्रेरणा को थॉमसन ने स्वाभाविक अभिप्रेरक, और गैरेट ने इसको क्या बोलती है, जैविक अभिप्रेरक। तो जन्मजात अभिप्रेरणा, स्वाभाविक अभिप्रेरणा, जैविक अभिप्रेरणा ये प्राथमिक है। तो मेस्लो ने इसको जन्मजात बोला है, थॉमसन ने स्वाभाविक और गैरेट ने जैविक अभिप्रेरणा बोला है। ऐसे ही मेस्लो के अनुसार अर्जित अभिप्रेरक है, अर्जित अभिप्रेरक को थॉमसन ने कृत्रिम अभिप्रेरक बोला है, और गैरेट के अनुसार ये 3 प्रकार की जैविक, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक और सामाजिक अभिप्रेरक, और इन्होंने सामाजिक अभिप्रेरक बोला। ठीक है, अब अभिप्रेरणा चक्कर ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है कि अभिप्रेरणा चक्कर किस प्रकार है। इसको समझोगे तो समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा कि मैंने इसको इस प्रकार गोल घेरे में नहीं बनाया, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो आवश्यकता। आवश्यकता इस प्रकार, मान लो भोजन की कमी है तो उसको आवश्यकता की जरूरत है, और अगर भोजन की कमी है, उस कमी के कारण क्या आया, कमी के कारण ये आया चालक। यानी कि आवश्यकता, भोजन की कमी, और उस कमी के कारण फिर ये आया चालक, जिसको बोलते हैं ड्राइव। और चालक आया, ड्राइव आया, ड्राइव जो चालक है, आते ही उसमें क्या आया, चालक आते ही उसमें तनाव आया, यानी कि अंतर्नोद आया। जब बंदे में तनाव आएगा, अंतर्नोद आएगा, तो वो क्या करेगा, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करेगा। यानी कि इस आवश्यकता से क्या आएगा, चालक आएगा, और चालक से हमारे अंदर क्या होगा, चालक से हमारे अंदर तनाव उत्पन्न होगा। और जब तनाव उत्पन्न होता है तो हम किसी भी हाल में उस चीज को हम सोचते हैं वो हमें चाहिए। तनाव उत्पन्न होने पर जैसे ही तनाव आया हमारे अंदर, तो तनाव आने के कारण क्या हुआ, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करेंगे, और जब लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करते हैं तो हमें क्या होती है, उपलब्धि प्राप्त होती है। और जैसे ही हमें उपलब्धि प्राप्त होती है, उपलब्धि प्राप्त होने पर क्या हो जाता है, उपलब्धि अगर प्राप्त हो गई, लक्ष्य प्राप्त हो गया, तो तनाव अपने आप ही कम हो जाएगा। बिल्कुल ही कुछ इसमें समझने वाली नहीं है, नॉर्मल ही चीज है, तनाव कम हो जाता है। जब हमारा तनाव कम हो जाता है, मान लो यहाँ भोजन की बात हो रही है, भोजन मिल गया, तनाव कम हो गया, तो तनाव कम होते ही क्या हो गया, चालक की तीव्रता में भी कमी हो जाएगी। जो चालक था यहाँ से चले थे, तो उस चालक की तीव्रता में भी मतलब धीरज आ जाएगा, कमी हो जाएगी। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि आवश्यकता, सबसे पहले आवश्यकता होती है। मान लो यहाँ पर भोजन की कमी है, तो वो आवश्यकता, हमें आवश्यकता होती है, और उस आवश्यकता से क्या होता है, चालक आएगा, चालक जिसको बोलते हैं ड्राइव। और फिर हम क्या करेंगे, उस मान लो जो चालक आया है हमारे अंदर, उस चालक से हमारे अंदर क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा। हम उस चीज को, मान लो भूख लगी है, तो यहाँ आवश्यकता है मतलब भोजन की कमी, तो हमें जो भूख लगी है उस भूख को मिटाने के लिए मतलब हम इस प्रकार क्रियाशील एक्टिव हो जाएंगे कि जो हमारे अंदर इस प्रकार तनाव उत्पन्न होगा कि हमें किसी कहीं से भी वो चीज़ लेकर के आए, खाने के लिए भूख लगी है, तनाव उत्पन्न होता है। जब तनाव उत्पन्न होगा तो हमें लगता है भी किसी भी हाल में हम वो लेकर आए। तो तनाव उत्पन्न होने पर क्या होता है, जैसे हमारे अंदर ये तनाव आता है तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करते हैं कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करें, और जब लक्ष्य को प्राप्त करने लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करते हैं तो हमें क्या होती है, उपलब्धि प्राप्त होती है। और जैसे ही हमें उपलब्धि प्राप्त हो जाती है तो उपलब्धि प्राप्त होने पर तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और तनाव अगर हमारा कम हो गया तो जो यहाँ से चले थे वो जो चालक है उसमें भी कमी हो जाती है। चालक की तीव्रता थी, यहाँ भूख लगी थी, वो कमी हो जाती है, हाँ भाई संतुष्ट हो जाते हैं, वो मिट जाती है भूख। तो जब हमें हमारा जो उद्दीपक है, जो लक्ष्य है, उद्दीपक को लक्ष्य बोलते हैं, वो प्राप्त हो जाता है, तो उद्दीपक या लक्ष्य प्राप्ति के बाद चालक की चालकता में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। जो प्रोत्साहन है वो क्रिया करवाने के लिए क्या करता है, अभिप्रेरित करता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अभिप्रेरणा में अभिप्रेरणा का वर्गीकरण पढ़ा, 2 प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक है ना, ये पढ़े। अभिप्रेरणा चक्र आपको समझ में आ गया होगा। आगे की क्लास में अभिप्रेरणा के घटक, अभिप्रेरणा के सिद्धांत, मैकडूगल की जो मूल प्रवृत्तियां, ये सारे अपने कवर करेंगे।